दिल्ली में चुनाव के अलावा कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। उपराज्यपाल ने भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं से मुलाकात की और उसके बाद अब यही संकेत आते हुए दिखाई दे रहे हैं कि दिल्ली में चुनाव के अलावा कोई रास्ता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाने से इनकार कर दिया। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पहले ही चुनाव की वकालत कर रही थी। ऐसी स्थिति में अब सरकार के अलावा कोई भी रास्ता नहीं बनता दिखाई दे रहा चुनाव के अलावा सरकार बनाने के लिए। इसके सबसे बड़ी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने 11 दिनों की मोहलत दी थी उप राज्यपाल के पास ताकि वो तय कर सके कि आखिरकार किस आधार पर सरकार बनाई जा सकती है या नहीं बनाई जा सकती। आम आदमी पार्टी अब जबरदस्त वकालत ये कर रही है कि झारखंड और जम्मू कश्मीर विधानसभा के साथ ही अगर दिल्ली के भी चुनाव कर दिए जाएं, दिल्ली विधानसभा के चुनाव भी हो जाएं तो बेहतर होगा। लेकिन चूंकि चुनाव आयोग इसके बारे में पहले ही अपने निर्देश जारी कर चुका है झारखंड और जम्मू कश्मीर को लेकर, तो ऐसा लगता है कि चुनाव आयोग का एक नया फरमान सामने आता हुआ दिखाई देगा जिसके आधार पर अब तय होता दिखाई देगा उपराज्यपाल के रिकमेंडेशन के बाद कि दिल्ली में चुनाव के अलावा कोई विकल्प नहीं है। एलजी को लेफ्टिनेंट गवर्नर इसके बारे में आपको निश्चित रूप से जानकारी देंगे। क्या डिसॉल्व करने की आपने मांग की है? मैंने कहा ना कि हमने अपना स्टैंड उनको बताया है। हमारा स्टैंड हमको आपको जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो उसके बारे में आपको बताएंगे। तीनों पार्टियों ने अपना बताया, भारतीय जनता पार्टी ने बताया। हमने भी अपना स्टैंड बता दिया कि हम भी चाहते हैं कि दिल्ली में फ्रेश इलेक्शन हो ताकि लोग महंगी बिजली से, महंगे पानी से और रिश्वतखोरी से इनसे निजात पाने के लिए दोबारा से इलेक्शन में जा सकें और अपनी पसंद की एक ऐसी सरकार चुन सकें जो उनको महंगाई से, भ्रष्टाचार से, रिश्वतखोरी से, महंगाई इन सब से छुटकारा दिला सके। तो अब दिल्ली में चुनाव होंगे। कांग्रेस पार्टी का जो स्टैंड था वो मैंने ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को कन्वे कर दिया है कि कांग्रेस हर हालत में ये चाहती है कि तुरंत प्रभाव से दिल्ली की विधानसभा को डिसॉल्व किया जाए और नया चुनाव जल्दी से जल्दी अनाउंस किया जाए। जो झारखंड और जम्मू कश्मीर के चुनाव हैं उनके साथ उनका चुनाव किया जाए। ताजा अपडेट के लिए मदरेंद्र हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मदरेंद्र, ये बताइए कि जब तीनों पार्टियां ये मन बना चुकी हैं कि चुनाव के अलावा कोई रास्ता नहीं है तो उपराज्यपाल जाहिर से बातें कुछ ऐसे ही रिकमेंडेशन राष्ट्रपति के पास भेजते हुए दिखाई देंगे। अब सबसे बड़ा सवाल यहां यही खड़ा होता है, क्या ये चुनाव उपचुनाव के साथ होते दिखाई दे सकते हैं? क्योंकि 3 विधानसभा के लिए उपचुनाव की तारीख पहले ही तय है और 23 दिसंबर को मतगणना की बात है। देखिए, उपचुनाव जो है अब नहीं होंगे और दिल्ली में अब सीधे तौर पर विधानसभा का ही चुनाव होगा। शायद यही वजह थी कि पार्टियों ने अपने अपने कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं किए। 5 तारीख तक नॉमिनेशन की आखिरी तारीख थी, लेकिन न बीजेपी ने डिक्लेयर किया, न कांग्रेस ने डिक्लेयर किया, ना ही आम आदमी पार्टी ने, क्योंकि बीजेपी को पता था कि दरअसल चुनाव जो है वह विधानसभा का ही होगा। उपचुनाव का रास्ता जो है वह पार्टी नहीं अख्तियार करेगी और ना ही सरकार बनाने के लिए कोई कवायद करेगी। लिहाजा अब सीधे तौर पर दिल्ली में विधानसभा चुनाव ही होंगे और रिकमेंडेशन एलजी का जाने के बाद विधानसभा भंग करने की कार्रवाई शुरू हो जाएगी। तो उपराज्यपाल कब तक अपना रिकमेंडेशन भेजते हुए दिखाई देंगे, इसके बारे में कोई जानकारी मिल पाई है क्या अभी तक मधुरेंद्र? देखिए, एलजी के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं उनसे जो बातचीत हमारी हुई उनमें कहा गया कि देर रात तक या कल तक इसको भेज दिया जाएगा और तमाम स्थितियों से राष्ट्रपति को अवगत करा दिया जाएगा। बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए। तो चुनाव कब होंगे इसको लेकर सस्पेंस लगातार बना हुआ है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह निकल कर आ रही, जैसा कि अभी हमारे संवाददाता ने बताया, कल तक यानी कि कल यह तय हो जाएगा कि उपराज्यपाल की सिफारिश क्या है और उसके आधार पर अब क्या सरकार अगला कदम उठाती है और चुनाव के बारे में किस तरीके से चुनाव आयोग यहां पर तैयारियां करते हुए दिखाई देती हैं। लेकिन यह सस्पेंस आज भी बहाल है। कुछ एक ऐसे लोग हैं जिनका यह मानना है कि दरअसल दिल्ली में चुनाव 20 जनवरी तक नहीं हो सकते क्योंकि इलेक्टोरल रोल्स यानी कि जो मतदान सूची है उसमें संशोधन का काम चल रहा है। लेकिन अगर यह स्थिति रही तो मानकर चलिए कि जनवरी या फरवरी के बीच में चुनाव होते दिखाई देंगे दिल्ली में। लेकिन इस सस्पेंस पर लेकर तमाम राजनीतिक दल क्या कह रहे हैं, अब देखते हैं। आम आदमी पार्टी पूरी तरह से तैयार है और मुझे लगता है हमने एलजी साहब से रिक्वेस्ट किया है कि जितना जल्दी हो सके और कोशिश की जाए कि जो मौजूदा सत्र चल रहा है, चुनाव का दौर चल रहा है, इसी में किसी फेज में दिल्ली के भी चुनाव करवा दिए जाए ताकि दिल्ली की जनता महंगाई के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ जल्दी से जल्द वोट दे सके। ऐसा लगता है कि बीजेपी ने अब अपनी घबराहट जो है उसको फाइनल शक्ल देते हुए ये स्वीकार कर लिया है कि दिल्ली की विधानसभा को भंग किया जाए।
ऐसा क्यों है कि तमाम राजनीतिक दल यानी कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी को घेरते हुए नजर आ रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद ऐसा लग रहा है कि उपराज्यपाल नजीब जंग ने यह पूरी कोशिश शुरू की, क्योंकि उनके पास 11 दिनों की मोहलत थी जिसमें उन्हें तय करना था कि सरकार किस आधार पर बनती हुई दिखाई देगी। इस सिलसिले में आज उन्होंने तीनों पार्टियों से यानी कि कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी से सरकार बनाने की संभावनाओं को लेकर मुलाकातें की, संभावनाएं तलाशी और ऐसा लगता है कि यह तमाम कोशिश बिल्कुल विफल होती हुई दिखाई दी है। अब चुनाव के अलावा कोई रास्ता या कोई भी विकल्प बचता हुआ नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पहले ही किसी भी तरीके से सरकार बनाने को लेकर इनकार करती चली आ रही थी। भारतीय जनता पार्टी जोड़ तोड़ के आधार पर सरकार बनाने की कोशिश कर जरूर रही थी, लेकिन यह बात दबे छिपी थी। औपचारिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी लगातार यही कह रही थी कि वो भी दिल्ली में चुनाव चाहती है। ऐसे में सवाल आज यह खड़ा होता है कि भारतीय जनता पार्टी को यह फैसला करने में इतना वक्त क्यों लगा? आखिरकार भारतीय जनता पार्टी क्या ये विश्वास नहीं कर पा रही थी कि उसके पास ये जनमत है कि वो चुनाव में उतरकर सरकार बना सकती है? चलिए आइए दूसरी बड़ी खबर जो अब आपके सामने पेश करते हैं। भारत के लिए इस वक्त किस तरीके से सावधान होने का मौका आ गया है, इसके लिए यह खबर हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। सरहद के दोनों तरफ एक के बाद एक तनाव बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर हम पाकिस्तान की तरफ देखें तो ऐसा लगता है कि अलकायदा अब हमारे सिर पर आकर बैठ गया है। दिल्ली से महज 500 किलोमीटर की दूरी पर वाघा बॉर्डर और वहां पर अलकायदा का यह विस्फोट, जिसमें 50 से ज्यादा लोगों की मृत्यु पाकिस्तान की तरफ वाली सीमा पर होता हुआ दिखाई देता है, प्रदर्शित करता है कि किस तरीके से अलकायदा इस पूरे क्षेत्र में अपना दबदबा लगातार बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके साथ साथ कई बड़े सवाल भी खड़े होते हैं जो भारतीय सुरक्षा पर बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़े करते हैं। क्या भारत अलकायदा जैसे आतंकी संगठन से मुकाबला करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है? क्या यह खतरा महज पाकिस्तान तक सीमित होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि सिर्फ सीमा लांघने का इंतजार कीजिए और उसके बाद ये हमले भारत में होते हुए दिखाई देंगे? क्या आतंक की एक नई खेप के लिए भारत सरकार तैयार है? क्या हमारी आंतरिक सुरक्षा अब इस लिहाज से तैयार है कि हम तमाम चीजों को देख सकते हैं? इसके अलावा सबसे बड़ा मसला यह आ रहा है कि पाकिस्तान लगातार सीमा पार से खास करके जम्मू कश्मीर सेक्टर में फायरिंग करता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि पाकिस्तान की हरकतों को लगातार रोकता जा रहा है और उसकी एक दूसरी तरफ चीन की तरफ से भी लगातार ये हरकतें होती दिखाई दे रही है। ऐसा लगता है कि बहती गंगा में चीन भी हाथ धोता हुआ दिखाई दे रहा है। घुसपैठ की लगातार खबरें सामने आ रही हैं। 22 अक्टूबर को भी पिनाग जो लेक है उसमें बहुत बड़े पैमाने पर चीन की तरफ से घुसपैठ की बात सामने आई है, जो कि अपने आप में हर किसी के लिए चिंता का विषय है। वाघा बॉर्डर पर हुए फिदायीन हमले में अब तक के 60 लोगों की मृत्यु की बात सामने आ चुकी है। इस हमले में वाघा बॉर्डर पिछले 3 दिनों तक सेरेमनी जो है उसे सादगी से मनाएगा, ऐसा माना जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा खतरा जो लगातार ये पैदा हो रहा है वो ये कि अब दिल्ली अलकायदा के जद में है। वाघा को दहलाने की साजिश एक दस्तक है दिल्ली के लिए। वाघा में बहा बेगुनाहों का खून खतरे का सिग्नल है हिंदुस्तान के लिए, क्योंकि इसी खूनी धमाके की इबारत लिखने वाला आतंकी गुट जंदुल्ला जिंदा रहता है अलकायदा की सरपरस्ती में। अगर अलकायदा वाघा को छलनी कर सकता है तो उसका सीधा मतलब है कि वो दिल्ली की चौखट पर भी पहुंच सकता है। वाघा से दिल्ली का एरियल डिस्टेंस तकरीबन 350 किलोमीटर से कुछ ज्यादा है, जिसका सीधा मतलब है कि अलकायदा या उससे जुड़े गुट दिल्ली में भी अपनी नापाक हरकतों को अंजाम दे सकते हैं। इसी आशंके को लेकर सरहद पर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। हम बीएसएफ की अपनी ओर से हमने वहाँ पे इंतजामात को डबल किया है। हमने स्टेट पुलिस और डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज के साथ भी कोऑर्डिनेशन किया है। हम अपनी ओर से काफी हमने स्ट्रेंथन किया है और हम लोगों से अपील करेंगे कि हमारी तरफ सब सेफ है और किसी तरह के पैनिक की जरूरत नहीं है। अगर अलकायदा के इरादों से भारत में ऑपरेट कर रहे आतंकी संगठन जुड़ गए तो न सिर्फ दिल्ली बल्कि उत्तर भारत के कई बड़े शहर भी आतंकी हमलों की जद में आ सकते हैं, जिनमें चंडीगढ़, जयपुर, आगरा, मेरठ, हरिद्वार और लखनऊ जैसे शहर शामिल हैं। ये सभी शहर राजधानी में 500 किलोमीटर दूर या उससे कुछ ज्यादा फासले पर हैं। इसी वजह से अगर अलकायदा के हाथ दिल्ली तक पहुंचे तो इन शहरों पर भी खतरा मंडराएगा। ये विचारधारा बड़ी भारी थ्रेट है हिंदुस्तान के लिए और इस विचारधारा से जो जुड़े हुए संगठन हैं जिनको पाकिस्तान प्रेरित करता है वो भी हमारे लिए बड़े खतरनाक हैं और हमें हर हालत में इनको तोड़ना है। इसकी कोशिश हमेशा हमेशा निरंतर चालू रहना चाहिए। अभी तक माना जाता था कि अलकायदा की जड़ें सिर्फ अफगानिस्तान या पाकिस्तान के उत्तर पश्चिम हिस्से तक सीमित है, लेकिन वाघा के धमाके इस बात की तस्दीक करते हैं कि दूसरे आतंकी संगठनों से हाथ मिलाकर अब अलकायदा भारत की तरफ कदम बढ़ाने की जीतोड़ कोशिशों में जुटा है। वाघा बॉर्डर से विशाल मूंगा, न्यूज नेशन।
वाघा बॉर्डर पर हुआ धमाका दरअसल हिंदुस्तान के लिए एक अलर्ट है। पिछले कुछ महीने से आतंकी संगठन लगातार हिंदुस्तान को अपने घेरे में लेने की कोशिश कर रहे हैं। अलकायदा ने कश्मीर में युवकों को बरगलाने के मंसूबे से लगातार अपने प्रसारण सामने रखे हैं। वो इंडियन मुजाहिदीन के साथ गठजोड़ करता दिखाई दे रहा है। कश्मीर से लेकर असम और पश्चिम बंगाल तक दहशतगर्द साजिश रचते हुए दिखाई दे रहे हैं। कश्मीर में ISIS के झंडे लहराए जाना यह कोई आसान बात नहीं है। वहां लश्कर ने कश्मीर के बेरोजगार नौजवानों को बरगलाने की एक बार फिर से पुरजोर कोशिशें शुरू कर दी हैं। जाहिर है आतंकी हिंदुस्तान के खिलाफ लगातार कोशिश कर रहे हैं और इसमें एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं। सवाल दरअसल यह है कि क्या इस टेरर प्लानिंग से निपटने के लिए हमारी सरकार मुकम्मल तैयारी के साथ खड़ी होती दिखाई दे रही है? क्या हम तैयार हैं आतंक की इस नई खेप के लिए? पाकिस्तान में बहुत सारे टेररिस्ट ग्रुप हैं और हर टेररिस्ट ग्रुप जो है अपनी एक आइडेंटिटी बनाना चाहता है और वो कराची में भी आपको मालूम है कई इंसिडेंसेस होते हैं। पर वाघा बॉर्डर एक इम्पॉर्टेंट इंटरनेशनल बॉर्डर के ऊपर है जहां पर कि इंडिया के और पाकिस्तान के और बहुत सारे फॉरेनर्स भी आके देखते हैं। तो दिस इज बेसिकली टेररिस्ट ग्रुप जो है बेसिकली लाइमलाइट में नहीं है, एक अपनी आइडेंटिटी बनाना चाहते हैं। अब अगर हम एक रीजनल ट्रीटी कर लें जिसमें कि हमारे हिंदुस्तान भी हो, पाकिस्तान भी हो, हम बैठें, बातचीत करें, बातचीत करके इकट्ठे हम इसको सफाई करें। बेशक वो हमारे कश्मीर में है, हम वो भी सफाई करनी पड़ेगी। जो उधर है इनका इस वक्त पाकिस्तान का ज्यादा मुश्किल है। अगर सुसाइड बॉम्बर इतना करीब आ सकता है तो इसमें भी एक संकेत है कि भारत के अंदर भी इस प्रकार का फिर हमला हो सकता है। या IB अगर आप देखें इंटरनेशनल बॉर्डर वो गुजरात के समुद्री तट से लेकर जम्मू कश्मीर तक पहुंचता है। तो इस पूरे लाइन पे कहीं पे भी इस प्रकार का एक सुसाइड का हमला हो सकता है। एरिया जहां पे ये हुआ वहां पे शिया सुन्नी का और पख्तून का प्रॉब्लम और खैबर का की पार्टीज का प्रॉब्लम जो है वो अपने आप में अलग है और ये हो सकता है कि इन पार्टीज का तालिबान के साथ मिश्रण हो जाए तब जो इसका असर जो है हिंदुस्तान पे पड़ सकता है। कल की दहशत के बाद वाघा बॉर्डर पर हालात सामान्य करने की कोशिश की जा रही है। लोगों के जहन में खौफ खत्म करने के लिए वाघा बॉर्डर पर बीटिंग रिट्रीट आयोजित तो किया गया, लेकिन बहुत ही सादगी के साथ। बीटिंग रिट्रीट के दौरान भारत और पाकिस्तान की सेनाओं ने आपस में झंडा आदान प्रदान किया। इस दौरान पाकिस्तान की ओर से बड़ी तादाद में दर्शक पहुंचे थे, लेकिन भारत की ओर से दर्शक न के बराबर थे। जाहिर सी बात है पूरे माहौल को सादगी के साथ रखते हुए सामान्य बनाने की कोशिश की जा रही है। आतंक के खतरे की बात हमने आपके सामने रखी, लेकिन सरहद पर एक और बहुत बड़ा खतरा लगातार मंडराता जा रहा है, पैर पसारता जा रहा है। वो है चीन। चीन के सैनिकों की हरकतें रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। लेह और लद्दाख में उनकी घुसपैठ का सिलसिला लगातार जारी है। 22 अक्टूबर का यह मामला है जो अभी आपके सामने हम पेश कर रहे हैं। उस समय चीनी सैनिक भारत की सीमा में 5 किलोमीटर तक अंदर पहुंच पाए थे। उन्होंने पिलोंग झील में अपनी कश्तियां उतार दी थी। यह झील दरअसल भारत और चीन के बीच में 165 किलोमीटर की दूरी है जिसे काटती है, जिसमें यह पूरी झील फैली हुई है। एक तरफ चीन है और दूसरी तरफ भारत। और ऐसे में सबसे बड़ी दिक्कत की बात यहां यह मानी जा रही है कि अगर चीन के सैनिक उस पार आते हुए दिखाई दे रहे हैं और अपनी नौकाओं को इस झील में डाल रहे हैं तो भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के लिए और खास करके ITBP के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। चीन की नापाक हरकतें रुकने का नाम नहीं ले रही। लेह लद्दाख में चीनी सैनिकों के घुसपैठ की खबर एक बार फिर से आई है। बताया जा रहा है कि ये घुसपैठ 22 अक्टूबर को की गई थी, लेकिन इसका खुलासा अब हुआ है। उस समय चीनी सैनिक भारत की सीमा में 5 किलोमीटर अंदर तक घुस आए थे। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि चीन के सैनिकों ने पहले झील में कश्तियां उतारी, फिर झील के उत्तरी तट के साथ बनी सड़क के जरिए भारत की सीमा में घुसे, लेकिन ITBP के जवानों ने उन्हें लौटने को मजबूर कर दिया। सूत्रों के मुताबिक खबर है कि दोनों पक्ष आमने सामने आ गए। इतना ही नहीं, दोनों तरफ से बैनर दिखाए गए जिस पर लिखा था कि ये हमारा क्षेत्र है, लेकिन आखिर में चीन के सैनिकों को लौटना पड़ा। आपको बता दें कि पेंगोंग झील लेह से 168 किलोमीटर दूर बेहद ऊंचाई वाले इलाके में है।
इसका 45 किलोमीटर इलाका भारत में जबकि 90 किलोमीटर इलाका चीन में है और इसी वजह से चीन यहाँ अपनी नापाक हरकतों को अंजाम देता रहता है। चीनी सैनिकों ने जहाँ घुसपैठ की वो विवादित इलाका है। माना जा रहा है कि भारतीय सैनिकों पर मनोवैज्ञानिक दबाव डालने के लिए चीन की सेना घुसपैठ कर रही है। उनकी तरफ से ऐसी घटनाएं हाल ही के महीनों में बढ़ी हैं। सितंबर में जब चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग भारत आए थे तब भी चीन की सेना ने घुसपैठ की थी। टीम न्यूज नेशन। इस पूरे साल में अगर अभी तक देखा जाए तो करीबन 450 घुसपैठ की घटनाएं हो चुकी हैं चीन की तरफ से। दूसरी तरफ नवंबर के महीने में आसपास भारत और चीन के बीच में आतंक से निपटारे के लिए एक साझा मिशन की बात कही जा रही है, जो ट्रेनिंग मिशन है। समझ में यह नहीं आता कि दरअसल चीन चाहता क्या है, क्यों भारत के ऊपर यह मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। आखिरकार इससे चीन को हासिल क्या होता दिखाई दे रहा है। चलिए दूसरी बड़ी खबर की तरफ नजर करते हैं। जम्मू कश्मीर में चुनावी सरगर्मी तेज होती दिखाई दे रही है। मिशन 44 को पूरा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी अपनी तैयारियां लगातार आगे करती दिखाई दे रही है। अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट भारतीय जनता पार्टी ने जारी कर दी है, जिसे देखकर आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से पार्टी ने अपने आप को जम्मू कश्मीर के लिए बिल्कुल बदल कर रख दिया है। अल्पसंख्यकों की वोट पर जबरदस्त नजरिए से बजाने वाली भारतीय जनता पार्टी अपनी लिस्ट में 10 अल्पसंख्यक उम्मीदवारों को टिकट देती दिखाई दे रही है। भारतीय जनता पार्टी की पहली लिस्ट है। जानकार मानते हैं कि इस इलाके में भारतीय जनता पार्टी अपना एक भी वोट का एक अपना ही अलग वोट बैंक है और अगर पार्टी को अल्पसंख्यक समुदाय का वोट भी मिल जाता है तो ऐसे में जीत करीब करीब निश्चित मानी जा सकती है। तो भारतीय जनता पार्टी बहुत ही रणनीति के तहत इस पूरे मामले को आगे लेकर चलती हुई दिखाई दे रही है। उस रणनीति के तहत जिसमें हम अपनी इंडिपेंडेंट सरकार बनाना चाहते हैं, उसके तहत जो है वो मुस्लिम कैंडिडेट्स, क्योंकि मुस्लिम समाज हमारे साथ बहुत ज्यादा जुड़ा है पिछले कुछ अर्सा में, तो भारतीय जनता पार्टी ने ज्यादा मुस्लिम समाज को भी रिप्रेजेंटेशन दी है, मैंडेट दिया है। अभी जो सेकेंड लिस्ट आएगी आप उसमें देखेंगे कि उसमें मुस्लिम कैंडिडेट ज्यादा होंगे और ज्यादा होंगे। 87 सीटों वाले जम्मू कश्मीर की विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी फिलहाल जम्मू इलाके में तक ही सिमटी हुई है, लेकिन लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद उसके हौसले बुलंद हो चुके हैं। खबरें ऐसी भी आ रही हैं कि पीडीपी के साथ विधानसभा में मिलकर चुनाव भारतीय जनता पार्टी लड़ सकती है, या फिर कम से कम चुनाव अपने दम पर लगे और उसके बाद चुनाव लड़ने के बाद जो नतीजे आते हुए दिखाई दे उसके आधार पर एक गठजोड़ बनता हुआ दिखाई दे, जिसे आप पोस्ट पोल टाइप कह सकते हैं। ऐसे में पीडीपी और भारतीय जनता पार्टी अगर मिलकर एक साथ आते हैं, जो कि पहले भी हो चुका है, तो सरकार बन सकती है, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस को लेकर माना जा रहा है कि घाटी में ही नहीं बल्कि जम्मू और बाकी क्षेत्रों में भी जबरदस्त वहां पर विरोध होता हुआ दिखाई दे रहा है। चुनाव के दौरान नेता बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन चुनाव खत्म हो जाते हैं तो ये दावे उससे पहले कहीं जल्दी खत्म होते दिखाई देते हैं। महाराष्ट्र के कोली समाज से भी चुनाव में कई वायदे किए गए थे। अब जब चुनावी सरगर्मी खत्म होती दिखाई दे रही है तो ये समाज अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर टकटकी लगाए बैठा है, क्योंकि बहुत वायदे किए गए थे समाज के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद उनके बीच बैठकर वायदे किए थे। इतना ही नहीं, उस वक्त राहुल गांधी भी मछुआरों के बीच जाकर अपनी सभा करते दिखाई दे रहे थे और हर किसी को ऐसा लग रहा था कि अगर ये समुदाय उस पार्टी के साथ आकर खड़ा हो जाता है तो बहुत कुछ होता दिखाई देगा। लेकिन जैसा कि आमतौर पर होता है, चुनाव खत्म हो गए, वायदे काफुर हो गए, लोग वहीं के वहीं खड़े हैं, पार्टियां सत्ता में हैं या विपक्ष में। देखिए रिपोर्ट। वर्सोवा बीच पर हजारों की तादाद में तल्लीनता से अपने काम में जुटे ये लोग कोली समाज के हैं। न जाने कितने सालों से इसी तरह मेहनत कर लोगों को मछली खिलाते चले आ रहे हैं, लेकिन इनके पेट की आग बुझाने का ख्याल शायद ही कभी किसी को आया हो। बरसों से कोली समाज की दिक्कतें महाराष्ट्र की चुनावी हांडी पर चढ़ाई जाती हैं। कभी राहुल गांधी आकर दिलासा देते हैं तो कभी कोई और, लेकिन हकीकत में इनकी जिंदगी की तस्वीर कभी नहीं बदलती। अभी आके गए राहुल गांधी, कुछ तो किया नहीं उन्होंने। अभी नई सरकार आई है, वो क्या करते अभी देखने का है हमें। उन्होंने तो कुछ करना चाहिए इधर। अभी तो हमारे कोली लोगों का किसी ने कुछ किया नहीं अभी तक। करना तो चाहिए, ऐसा सरकार परेला, हमारा गरीब लोग परेला तो ऊपर आना मांगता है ना। कहने को तो ये लोग समंदर के राजा हैं, लेकिन हालात रंग वाले हैं। कभी तूफान इम्तिहान लेता है तो कभी बुनियादी सुविधाओं की कमी। केंद्र और महाराष्ट्र दोनों जगहों पर कमल खिला है, तो अब कोली समाज को भी अपने चेहरे खिलने की उम्मीदें बढ़ गई हैं।
आज जमाना हमारा यान भी मंगल पे जा रहा है, फिर भी हम बंदर पे ही हैं। तो ये बंदर पे है तो बंदर पे हमें जो सुविधा चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, वो आज तक नहीं मिला। महाराष्ट्र में कोली समाज के लोगों की तादाद करीब 60 लाख है। इनके सामने चुनौतियां बड़ी हैं और उसके लिए नजर सिर्फ देश के प्रधानमंत्री पर है। नई सरकार के आने के बाद इनके अंदर भी एक उम्मीद जाग उठी है। ऐसे में देखना यह है कि नई सरकार इनकी तरक्की के लिए क्या कुछ कदम उठाती है। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप मोरे के साथ पंकज मिश्रा, न्यूज नेशन, मुंबई। और चलते चलते ये बड़ी खबर आपके लिए। हिंदी फिल्मों में मशहूर खलनायक सदाशिव अमरापुरकर मुंबई के अस्पताल में अब नहीं रहे। कल अहमदाबाद में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। सदाशिव अमरापुरकर को आप चाहे किसी भी तरीके से देखें, हिंदी फिल्मों से अलग नहीं कर सकते। न सिर्फ उन्होंने एक अमिट छाप छोड़ रखी है, बल्कि उनकी एक्टिंग के लिए हर कोई उन्हें लगातार याद करता रहा। रोल चाहे किसी भी तरीके का हो, चाहे कॉमेडी करना हो, चाहे विलेन के तौर पर एक ऐसी तस्वीर पेश करनी हो जिसे देखकर आपका मन करे कि आप स्क्रीन में घुस जाएं और फिर उस विलेन के चित्रे उड़ा दें, या फिर एक बुजुर्ग की भूमिका अदा करनी हो, लगातार सदाशिव अमरापुरकर हर किसी के दिल में छाए रहे। लेकिन एक लंबी बीमारी के बाद उनका निधन हुआ है और अब पूरे बॉलीवुड में उन्हें हर कोई बस याद करता दिखाई दे रहा है। नेशन वे में आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज नेशन।